विवेक कुमार। हाँ कवि टेक योर सीट। थैंक यू सर। ज्योग्राफी। तो आप एमटेक किए हैं, यस सर। तो अब आप ज्योग्राफी क्यों रखें आप? सर एमटेक के बाद सर क्योंकि मुझे सिविल सर्विस प्रिपरेशन करना था और सर ज्योग्राफी सर इसलिए मैंने चूज़ किया कि ऑप्शनल के अलावा जो जनरल स्टडी का एक मेजर पार्ट था वो मेरे ज्योग्राफी के सिलेबस से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था और जगह सर प्रीलिम्स वगैरह के साथ साथ मेंस में भी इससे मुझे फ़ायदा होता, इसलिए सर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज किया। कहाँ के रहने वाले हैं आपने? सर मैं सहरसा का रहने वाला हूँ। कुछ विशेषता बताइए सहरसा का। सहरसा सर कोसी प्रमंडल के 3 जिलों में से एक है जो कि कोसी प्रमंडल का मुख्यालय भी है और ये सर भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक कोसी द्वारा सिंचित है। साथ ही सर ये अपने संस्कृति मैथिली संस्कृति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरी बात सर ये कि यहाँ की जो मेन विशेषता है वो यहाँ का सर कि 80% ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कृषि पे आधारित है। साथ ही साथ ऐतिहासिक स्तर पे बात की जाए तो मंडन मिश्र और देवी भारती का ये जन्मस्थान माना गया है जिन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था, तो सर इस वजह से वहाँ पे बहुत ही फेमस। बीटेक में आपका क्या विषय रहा है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैकेनिकल। क्या योगदान है देश के उत्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, क्या योगदान है? सर एक प्रोवर्ब है सिंपली कि इफ़ यू वांट टू डिग ए होल देन इंजीनियरिंग प्रोवाइड अ बेटर सॉल्यूशन एंड द बेस्ट सॉल्यूशन। तो इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट ही अपने आप में सोसाइटी को एक एडवांसमेंट देने में इंजीनियरिंग का हमेशा से रोल रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर कहीं ना कहीं चूँकि आज़ादी के बाद जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी और नेहरू जी ने भी फोकस किया था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनको उन्होंने मॉडर्न टेम्पल कहा था वही इंडिया को वास्ट स्केल पे एम्प्लॉयमेंट और साथ साथ जीडीपी में हाईली ग्रोथ रेट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बिगनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया है आपने फाइनल? सर 2014 में मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ था। क्या कर रहे थे 14 से 20 तक? सर 15 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था यूपीएससी का और सर 15 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, फिर बाकी सर 18 में बीपीएससी का एक फॉर्म आया था 64 का, जिसको मैंने फिल किया और सर भी मैं आपके सामने हूँ। ज्योग्राफी से आपने ऑप्शन से किया है। एक ज्योग्राफी में सिद्धांत है हार्टलैंड थ्योरी, नाम सुना है आपने? जी सर। हार्टलैंड थ्योरी क्या था और उसकी क्या प्रासंगिकता उस समय थी? सर बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले एक हार्टलैंड थ्योरी दी गई थी स्कैटमैन के द्वारा। इसके तहत ये कहा गया था कि जो स्पाइकमैन की तो रिमलैंड थ्योरी हेनरी मैकेंडर की सर थैंक यू सर फॉर सजेशन। सर जो हार्टलैंड थ्योरी थी उसमें ये कहा गया था मैकेंडर के द्वारा जो हिंटरलैंड है, यूरेशियन लैंड जो हिंटरलैंड है वो सोर्स ऑफ पावर है और जो कंट्री उसको कंट्रोल करेगी वो जो है पूरे वर्ल्ड पे राज करेगी। मैकेंडर का ये मानना था जो कि जो हिंटरलैंड ऑफ यूरेशियन लैंड मास है वो रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल एंड गैसेज है और उसको कंट्रोल करने पे ही। ठीक है, ये बताइए कि जो ओशनिक करंट होते हैं, ओशनिक करंट के पीछे क्या रीजंस क्या होते हैं? ठीक सर, बेसिकली ओशन करंट के डेवलप होने का जो एक हमारा होता है एयर ड्रैग होता है और ड्यू टू डिफरेंस इन सैलिनिटी एंड डेंसिटी एंड टेम्परेचर डिफरेंस ओशन करंट अर्थ होता है। क्या रोटेशन और रिवॉल्यूशन का भी अर्थ? जी बिल्कुल सर, अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन का भी पड़ता है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरोसिव फोर्स द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट इज डिफाइंड। अच्छा, एक फेरल्स लॉ है, बता सकते हैं ज्योग्राफी में क्या है? सर जैसे आपने कोरियोलिस फोर्स का फेरल्स लॉ है, क्या है? बेसिकली फेरल्स लॉ डिफाइन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। एक अल नीनो एक इफेक्ट होता है, अल नीनो का रीजन क्या है और इफेक्ट क्या है? Sir, basically due to the rising temperature in the central Pacific Ocean, there is abrupt heating of the water mass of the Pacific Ocean, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर जो हमारा abrupt heating होता है तो अल्नीनो पीरियड में, अल्नीनो ईयर में जो पेरुवियन कोस्ट है वो वहाँ पे आपका सर ये बताइए इसमें प्रत्येक 4 साल 5 साल, ये हर साल नहीं होता है, ऐसा क्या कारण कि हर साल नहीं होकर 2-4 साल पे होता है? सर ये बेसिकली ओवरऑल ग्लोबल जो मतलब हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है और चूंकि एक लार्ज मास ऑफ वाटर बॉडीज में इन्वॉल्व होती है तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है सर। ऐसा नहीं था कि अल्नीनो डेवलप नहीं होता। एक ये बताइए कि
ज्योग्राफी में एक आप लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, Yes, है ना? तो ये बता सकते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? सर मिक्स फार्मिंग बेसिकली है कि क्रॉप के साथ साथ जो हम लोग उसके अलाइड सर्विसेज जो हमारा हॉर्टिकल्चर और अगर एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग साथ में करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है। देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि प्राय निवेश के लिए भारत सोचता है कि विदेशी कंपनियां निवेश करें भारत में। हम तो सड़कों पर देखते हैं कि ढेर सारी कंपनियों की गाड़ियां हैं, ढेर सारी कंपनी, तो देखते हैं कि कुछ गाड़ियां हैं जो 2-3 लाख 4 लाख में अवेलेबल है, कुछ जैसे ऑडी जैसी गाड़ी है उसमें 40-44 लाख लगते हैं, जबकि आउटर बॉडी तो सेम होता है। तो इंजन में क्या ऐसा डिफरेंस रहता है जो इतना कॉस्ट का वेरिएशन आ जाता है? यस सर, बेसिकली सर जो कार होती है, जो हमारे आपने जैसे बताया सर कि जो कार होती है बेसिकली वो सर हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है या फिर 8 स्ट्रोक इंजन या फिर 16 स्ट्रोक इंजन होता है। और सर किसी भी इंजन का परफॉर्मेंस, किसी भी जो व्हीकल्स का परफॉर्मेंस होता है इंजन पे बेस होता है। तो जो जर्मन टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हाईली क्लियरेंस यूज करते हैं अपने इंजन में। जो पिस्टन और सिलेंडर का मैकेनिज्म होता है, ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, ड्यू टू लेस लुब्रिकेशन, ड्यू टू लेस हीटिंग, उनका जो परफॉर्मेंस होता है कंपेरिजन टू अदर कंपनीज वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए सर जो इंजन कॉस्ट, टाटा ने अभी हाल में एक कंपनी के साथ करार किया है हथियार निर्माण के लिए, बता सकते हैं वो कौन सी कंपनी है? सॉरी सर, लॉकहीड मार्टिन है। तो बताइए, आपने थोड़ा सा पोएम वगैरह, अच्छा हाँ, थोड़ा ये बताइए, आपने हिंदी पोएम्स लिखा है, अपने फेवरेट कवि का नाम बताइए और उसकी कोई 2-4 पंक्तियाँ बताइए। सर मेरे पसंदीदा कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं और सर रश्मि रथी से तृतीय सर्ग में जो कृष्ण की चेतावनी है मैं सर आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर आप 2-4-5-10 लाइन सुना सकते हैं। जी सर, ये बेसिकली जब वनवास लौट के पांडव काट के वापस आते हैं और कृष्ण को दूत बना के भेजते हैं युद्ध के उसमें दरबार में, तो उन्होंने कहा था कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें देवी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर पसीना उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरे को बांधने चला जो था साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। एक हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, आप पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, बिहार पुलिस की वर्तमान में क्या समस्याएं आप देखते हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है? सर पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी और डिफेंस है हमारे सोसाइटी के लिए, और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ समस्याएं पुलिस में हैं जो सर मैं इसको 2 पार्टों में बांटना चाहूँगा। एक जो सर इसका टेक्निकल पार्ट है और दूसरा जो इसका ह्यूमन ग्राउंड है। टेक्निकल पार्ट में सर बिहार में अभी कुछ समय पहले तक इन्वेस्टिगेशन विंग और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए एक ही तरह की पुलिसिंग की जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल इस पर काम हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन विंग को और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट विंग कर दिया गया है। दूसरा सर ये है कि हमारे पास जो पर्सनल्स हैं, पुलिस पर्सनल्स, वो अभी भी हाईली अनस्किल्ड हैं, जबकि मॉडर्न जो हमारा टाइम है वो साइबर वॉरफेयर का हो चुका है या डिजिटल वॉरफेयर का हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उसमें लैग करते हैं। दूसरा हमारे पास फॉरेंसिक जो डेवलपमेंट है वो बिहार में अभी भी स्टैग्नेंट है, कहीं ना कहीं फॉरेंसिक डेवलपमेंट। हेवियस कॉर्पस रेट क्या होता है? सर हेवियस कॉर्पस होता है ब्रिंग द बॉडी, गुड। विवेक, आपने इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियर है, अच्छा जॉब है, अच्छा सर्विस है, अच्छा करियर है, तो छोड़ के इधर क्यों आना चाह रहे हैं? ये सर जब मैं एमटेक में था तो सर मैं एनएसएस कैंप में गया था, और सर एनएसएस कैंप में जाके सर मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है। सर मैं ऑनेस्टली उसमें कह रहा हूँ कि लोग मुझसे ऐसे ट्रीट कर जैसे मैं कोई अफसर हूँ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो कि जेन्युइन लोग हैं, उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया, उन्हें इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। तो सर मुझे लगा कि इस क्षेत्र में काम करके मैं कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जहाँ तक सुविधाएं पहुँचनी चाहिए सरकार की, मैं वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। और ये सर मेन वजह था, एक मोटिव मेरे सर वहाँ से जनरेट हुआ कि मैं सिविल सर्विसेज को जाना। जो मोटिव है आपका, उसके अकॉर्डिंग तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज़्यादा फिट बैठता है, आपने बिहार पुलिस सर्विस को पहले रखा है प्रायोरिटी। पुलिस सर्विस सर इसलिए क्योंकि मैंने अपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अपने फूफा जी के पास रखे की, जो कि बिहार पुलिस में डीएसपी थे। तो सर बचपन से उनकी वर्दी का मेरे ऊपर बहुत ही व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, मैं बिल्कुल उनके जैसा ही बनना चाहता था। और सर कहीं ना कहीं पुलिस सर्विस इसलिए क्योंकि कोई भी सोसाइटी तभी प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरस हो सकती है जब उसके सिटीजन्स जो है लॉ एंड सिक्योरिटी की तरफ से बिल्कुल ही बेफिक्र रहें। तो मुझे लगा कि सोसाइटी के प्रॉस्पेरस होने में मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन करके ज़्यादा योगदान दे सकता हूँ। तो आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बिहार पुलिस सेवा में किस प्रकार से यूज़ करेंगे?
सर किसी भी जोग्राफिकल एरिया जो होती है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है: टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, कल्चर एंड कस्टम। टोपोग्राफी सर, बीइंग ए पुलिस अफसर मुझे उस एरिया के टोपोग्राफी के बारे में पता है। जैसे मैं सर साउथ बिहार में पोस्टेड हूँ, मुझे पता है कि रफ टेरेन है, छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंडेड पार्ट है, तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है, तो टोपोग्राफी से मुझे सब चीज़ों को समझने में आसानी। डेमोग्राफी कि लोग वहाँ पे किस तरह से हैं, कैसे मतलब लोग हैं, कितनी साक्षरता है, किस तरह के जॉब वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है या फिर इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है, उसके अनुसार सर। और दूसरा सर कल्चर और कस्टम। कल्चर और कस्टम को समझे बिना सर हम उस एरिया के में बेटर लॉ एंड सिक्योरिटी या फिर एक अच्छी पुलिसिंग नहीं दे सकते हैं। ये आपकी सारी समझ और आपकी बातों से ऐसा मुझे भी लगता है कि आपको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहिए। वहाँ जाकर के आप ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच पे काम कर सकेंगे, चीज़ों को बृहद स्तर पे जो आप बता रहे हैं। तो बिहार पुलिस सर्विस में आप सिक्योरिटी देंगे, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो वहाँ पे तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हैं, ला सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है और यहाँ पे एक आपका लिमिटेड एरिया होगा। आपको नहीं लगता है अगर कि आपको अपना चॉइस बदल देना चाहिए? अगर आपको मौका मिले चॉइस बदलने का तो आप BAS को पहले रखेंगे और BPS को सेकंड? नहीं सर, पुलिस मेरी सर पहली प्राथमिकता है, तो सर पुलिस को पहली प्राथमिकता देना चाहिए। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है? तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता सकते हैं? यस सर। क्या था ये? पेपर थ्योरी सर। हाँ, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सर, बेसिकली बिग बैंग थ्योरी हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ या फिर ओरिजिन ऑफ हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग सर ड्यू टू सुपरनोवा जो था, जो हमारा अर्थ इनिशियली जो था एक बहुत यूनिवर्स हमारे एक फॉर्म ऑफ स्टार था, इसमें एक सुपरनोवा के फॉर्म में एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद सर हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड होना शुरू हुआ, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। ये थ्योरी किसने दिया था? नाम। अच्छा, आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आजकल जो एनकाउंटर वाले मामले जो हो रहे हैं तो ये सही है? सर मैं इसको पूरी तरह से गलत समझता हूँ, क्योंकि जो भी एक प्रोसीजर है हमारा क्रिमिनल सिस्टम जस्टिस का, उसको फॉलो करना चाहिए। इनकाउंटर एक प्रक्रिया है इसके बीच की, लेकिन किसी भी इवन जो चाहे हिस्ट्री शीटर ही क्यों ना हो, उसको भी एक हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक प्रिंसिपल दिया गया है, एक राइट दिया गया है, उसे भी फेयर जस्टिस मिलना चाहिए। तो अगर सर इस तरह की घटनाएं जो कहीं ना कहीं उसकी ह्यूमन राइट का वायलेशन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है, तो मैं इसके विरोध में बोल रहा हूँ। ये जुडिशरी रिव्यू और जुडिशरी एक्टिविज्म में क्या अंतर है? सर बेसिकली जुडिशरी रिव्यू जो है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्डर के जो पास होता है, जब उसका हमारा कोर्ट जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जब उसके बारे में किसी भी ऐसे लॉ के बारे में जो किसी पर्टिकुलर के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है या कर रहा है, उसकी जो हमारी इंक्वायरी होती है वो हमारा जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल एक्टिविज्म है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे कभी कभी बहुत ही डिले प्रोसेस अपनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो लेते हुए उस प्रोसेस पे किसी भी तरह का इधर गाइडलाइन के फॉर्म में या पॉलिसी के फॉर्म में गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देता है, हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो आजकल हो रहा है, इससे नहीं लगता आपको कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच कंट्राडिक्शंस हो रहे हैं, टकराव हो रहा है, अंतर्द्वंद हो रहा है? सर हमारे यहाँ सर वाटर लाइन ऑफ सेपरेशन, वाटर टैक्स लाइन सेपरेशन ऑफ हमारे पास ऑर्गन नहीं, मतलब गवर्नमेंट का, जैसा कि US वगैरह में है कि बिल्कुल सेपरेशन है पावर और अथॉरिटीज़ का, तीनों मतलब डिपार्टमेंट के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी और लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, उसके वजह से जुडिशल एक्टिविज्म हमारे में, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप सर मैं करूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं है, आप DPSP को पढ़ें, DPSP में तो सारा ऐसा कुछ आर्टिकल है यस सर, जिसमें वो सेपरेशन सर बेसिकली DPSP सर एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसको कि लीगली फोर्सेबल नहीं किया जा सकता। इस वजह से सर वो लीगली अगर फोर्सेबल होता तो शायद ये जुडिशियल एक्टिविज्म की प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अभी तो सर फिलहाल ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, तो है ना कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है उसके क्षेत्राधिकार में आप जा रहे हैं, जो उसका काम है वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो आपका कार्यों का बंटवारा हुआ है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लेजिस्लेटिव का क्या है, जुडिशरी का क्या है, लेकिन जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव में इंटरवीन करेगी तो टकराव तो होगा ना? यस सर। सर जुडिशियल एक्टिविज्म एक हद तक अच्छा स्कोप है, एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन जुडिशियल ओवर रीच होना सर गलत है। जुडिशियल ओवर रीच सर कहीं ना कहीं टकराव को और बढ़ाएगा और एग्जीक्यूटिव के प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव के अधिकारों का भी हनन है। आपको क्या लग रहा है ये एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म हो रहा है कि नहीं देश में? एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म सर अगर मैं पर्सनल व्यू मेरा सर इस पर ये है कि अभी तो सर फिलहाल 21st सेंचुरी में पहले से बेहतर हालात हुए हैं
और चीज़ें सर लोग कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया जो सर कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को अच्छी से निभा रही है। तो सर एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म भी जो देखने को यही सब जो एनकाउंटर्स के जो मामले आ रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स जो एनकाउंटर कर रहे हैं क्रिमिनल्स के, तो क्रिमिनल चाहे कितना भी बड़ा हो, जैसा अभी आपने भी कहा कि कितना भी बुरा हो या कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा उसका अपराध क्यों न रहा हो, लेकिन उसको एनकाउंटर करने का तो राइट हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वो कर रही है। तो वो जो दंड देने का काम तो जुडिशरी का है, वो उसके क्षेत्राधिकार में आता है, और वो काम एग्जीक्यूटिव कर रही है। तो एक प्रकार का जो एक्टिविज्म है वो तो एग्जीक्यूटिव भी दिखा दिया सर। बेसिकली ये कहीं ना कहीं हमारे मॉब को सर एक्साइटमेंट करने का तरीका हो सकता है। ये गलत मैसेज जाएगा लोगों के बीच में कि तुरंत एक्टिविज्म के चक्कर में हम सर कुछ ऐसे लॉ, चूँकि सर हमारा जो कंट्री है वो एक लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कंट्री है, रूल बेस्ड कंट्री है। तो सर इस तरह की घटनाएं जो एक्टिविज्म है वो जितने कम हो उतनी हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। मतलब ये हो रहा है ना, तो ये सर बिल्कुल हो रहा है, बट ये सर मुझे लगता है सर इस पे सारे स्टेक होल्डर जो सोसाइटी के हैं, चाहे सिविल सोसाइटी होगी और जो सर गवर्नमेंट, ये जो मॉब है, ये मॉब इस तरह की घटनाओं को जब होती है और पुलिस जब इस तरह का कार्य करती है, तो पुलिस को क्यों इतना समर्थन मिल जाता है? सर बेसिकली ड्यू टू हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कहीं ना कहीं से उसमें बहुत ज़्यादा डिले है। कई बार हमने देखा है कि जो एक विक्टिम होती है, जैसे सर निर्भया कांड में एक मतलब जो कल्प्रिट थे उसको सर सज़ा मिलने में 8 साल लग गए। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारे एक मैसेज आता है एक नॉर्मल पर्सन को कि राइट टू जस्टिस हमारे पास नहीं है। तो ये सर इस तरह की जो घटना है तो उनको लगता है कि चलो हमें एक जस्टिस का भले ही गलत ही फॉर्म मिला है बट हमें जस्टिस मिल गया है। बट सर फिर भी मैं कहता हूँ कि ये जुडिशल जो एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म है वो कहीं ना कहीं हमारे लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये विलम्ब से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय है, और इसी वजह से डेवलप हो रहा है। यस सर, जस्टिस डिलेड जस्ट लाइक जस्टिस डिनाइड सर, एंड ऑल्सो जस्टिस हरीड इज जस्टिस वरीड। यस सर, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा जल्दी भी नहीं की जा सकती। ये एक सेकंड, आप जबलपुर से आपने किया, जबलपुर का एक दो विशेषता बता सकते हैं? यस सर, जबलपुर सर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, और सर मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में ही है। मान लीजिए कि आप डिप्टी एसपी के रूप में सेलेक्ट होते हैं और दो व्यक्ति ऐसा है जो आपके पास आता है, एक व्यक्ति कहता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, दूसरा कहता है कि उसने मुझे पहले गाली दी, तो फिर आप दोनों के झगड़े का निपटान किस प्रकार करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं दोनों को यही कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप साथ में बैठें, क्योंकि हमें एक ही जगह पे रहना है। मैं दोनों की बातों को सुनूंगा, दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप इस तरह के केसेस से आप अपना भी समय बर्बाद करेंगे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है आपका समय और जाएगा इसमें। तो प्लीज़ जो एक होता है कि सर आर्बिट्रेशन का काम पुलिस की, आप आर्बिट्रेशन के थ्रू भी दोनों पार्टी में समझौता कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए समझौता नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर अगर कोई सामने वाली जो है जो कि एग्रीड पर्सन है, अगर वो फोर्स करेंगे कि नहीं मुझे कंप्लेन लिखानी है, तो सर बिल्कुल मैं आपका कंप्लेन सर लिखूंगा। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।